हेलो एवरीवन। तो आज हम अगेन आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। खास करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से एक दिन पहले या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से कुछ दिन पहले आपको क्या करना है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन क्या करना है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें पहले भी काफ़ी बार बताई हैं, बट मैं यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफाई करूँगी। चीज़ें सारी मैं बताने की ट्राई करूँगी, आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से कुछ दिन पहले अगर आपका जो है ज़्यादातर फ्रोज़न एम्ब्रियो से ही होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अगर आपका जो है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका एग पिकअप हुआ है तो उसके बाद आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको पेट में जो है ज़्यादा गैस ना बनी हो, ज़्यादा वॉमिटिंग ना हो, पेट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव दर्द ना हो। अगर ये सब आपको सिम्टम हैं तो ये OHSS के हो सकते हैं, जिससे कि का मतलब होता है कि आपकी जो है ओवरीज़ हैं उनमें पानी भर गया है या वो सूज गई हैं। तो ये एक डेंजरस कंडीशन होती है और आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। तो उस केस में आपका जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उस साइकिल में नहीं होगा। तो अब बात करते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो की। देखिए फ्रोज़न एम्ब्रियो में आपका क्योंकि OHSS के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि आपके जो है उस साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है फ्रेश साइकिल में, और आपका एम्ब्रियोस फ्रीज़ हो चुके हैं। तो आपको OHSS का तो कोई डर नहीं है। तो अब हम जनरल बात करेंगे कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले जनरली क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना जो है मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, कटिंग, आईब्रो सब कुछ आपको थ्रेडिंग वगैरह सब करवा लेनी है, जो भी आपको पार्लर का काम है। क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पार्लर में जाएँ, वहाँ अनहाइजीनिक होता है और आपको इन्फेक्शन लगने का डर है, और सेकेंडली आपको इतनी देर तक सिटिंग नहीं करनी होती है। तो आप ये सब चीज़ें आप पहले ही करा लेंगे। आप हेयर वॉश पहले ही कर लेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से जस्ट एक दिन पहले। आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन जो है हेयर वॉश करने से बचें, क्योंकि अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं तो गीला होगा और फिर आपको सर्दी लग सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको दिन के टाइम पे एक दिन पहले आपको ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए, और शाम के टाइम पे आप बचें किसी भी चीज़ ठंडी चीज़ों से, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो है कोल्ड की बहुत कॉमन दिक्कत आ जाती है कि ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ था। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जो पार्लर का काम है काफ़ी दिन पहले करा लेना है, और ज़्यादा देर पानी वगैरह में नहीं रहना है। तो ये सब आपको ध्यान रखोगे तो आपकी जो है कंफर्टेबली आप जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन सुबह आपको लाइट ब्रेकफास्ट के लिए डॉक्टर बोल ही देगी। बाकी आप एक दिन पहले जब भी आप लास्ट विजिट देंगे तो डॉक्टर से पूछ के रखेंगे कि आपको खाना खाना है या नहीं खाना है। कोई टैबलेट भी कई बार नोज़े की टैबलेट जो है, वॉमिटिंग की टैबलेट डॉक्टर दे देती हैं, तो आप वो सब पहले ही पूछ के रखेंगे, और आप वो दवाइयाँ वगैरह जो भी आपको लेनी है वो आप लेकर जाएंगे। और लाइट ब्रेकफास्ट जो भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसी तरीके से आपको जाना है। तो उसमें बता दूं मैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो आपको यूरिन होल्ड करके होता है, यानी कि आपको पानी पिलाएंगे जिस तरीके से अल्ट्रासाउंड होता है, अगर आपने कभी सुना हो या देख करवाया हो। पानी पीना होता है और प्रेशर बनाना होता है, उसके बाद आपको जो है ऑपरेशन थिएटर में बुलाते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है करते हैं। तो उसके लिए आपको जो है वाटर बॉटल आपके साथ होनी चाहिए। आप और क्या-क्या सामान लेकर जाना है मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ। आप वाटर बॉटल होनी चाहिए, आपका स्नैक्स हो सकते हैं, आपके हेल्दी स्नैक्स हो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि मखाना हो सकता है, बिस्किट हो सकते हैं घर के बने हुए, या आटे के जो होता है वो होता है लो शुगर के, जिसमें शुगर जो है कम हो, उस तरीके का कुछ भी स्नैक हो सकता है। खाना हो सकता है, अगर आपके साथ कोई है उसका खाना हो सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें लेनी है, और आपके साथ आपके हस्बैंड होने चाहिए, क्योंकि उनके कंसेंट के बिना आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है नहीं होगा, उनके साइन आपको वहाँ पर करवाने हैं। दूसरा, आपको अपने सारे कागज़ ले लेने हैं, आपके सारे बिल वगैरह जो है वो आपको साथ में लेने हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो है उसके बिना वो नहीं करते हैं, दूसरा डॉक्टर होता है, दूसरे डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री देखनी होती है। तो आपके चाहे वहाँ पर रिकॉर्ड है या नहीं, आपको अपने सारे कागज़ और अपने सारे बिल वगैरह जो है लेकर जाने हैं। तीसरा, आपको पैसे लेकर जाने हैं, या फिर जो आपके डेबिट कार्ड या जो भी कार्ड है आपके पास वो लेकर जाना है, उसमें पैसे होने चाहिए, क्योंकि आपको जो है 17-18 हज़ार की जो है मेडिसिन आपको उसी टाइम खरीदनी पड़ती है, क्योंकि कहीं और मेडिसिन वो नहीं मिलती हैं। जहाँ हॉस्पिटल में होता है ज़्यादातर वो वहीं पर मेडिसिन जो है मिलती हैं। तो आप वहीं से लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आपके पास पैसे होने चाहिए। और आना जाना भी आपको जो है किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप नहीं कर सकते, तो आप अच्छा रहेगा कि या तो आप टैक्सी या कैब या ओला कैब या फिर अपना पर्सनल कार में जाएँ, और जो ड्राइवर है आप वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो गाड़ी धीरे चलाएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जो है आपको कपड़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको मौसम ऐसा है कि दिन में गर्मी है और शाम को सर्दी है, तो आपको सर्दी के कपड़े रखने हैं, क्योंकि शाम हो सकता है आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में
बहुत सारे पेशेंट्स का हो तो आपका नंबर जो है लेट आए और आपके जो है आते जाते जाते शाम हो जाए और आपको ठंड लग जाए। ठंड लगने से आपको जो है स्नीजिंग वगैरह हो सकती है, आपको कोल्ड हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको पहले ही ध्यान रखना है। अपने साथ आप ब्लैंकेट या शॉल या आपको सॉक्स जो भी आपको रखनी है वो ज़रूर रखें। दूसरा है पेंटी लाइनर। पेंटी लाइनर यानी कि एक छोटा सा पैड होता है, पैड से थोड़ा छोटा वर्जन होता है, उसको हम पेंटी लाइनर कहते हैं। वो आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वेजाइनल टैबलेट्स या वेजाइनल जेल जो है दिया जाता है और वो फिर बाहर आता है, आपकी पैंटी गीली हो सकती है और उससे आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर करना है। और आपको जो है क्लोथ जो है वो काफ़ी ढीले ढाले कंफर्टेबल क्लोथ पहनने हैं। सर्दी है क्लोथ, गर्मी है कॉटन के क्लोथ आपको बिल्कुल सही रहेंगे। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा। कोई भी आपको फेस पर मेकअप, नेल पेंट या कोई भी आपको जो है खुशबू वाली चीज़ें, परफ्यूम वगैरह नहीं यूज़ करनी है। डिओड्रेंट यूज़ नहीं करना है। आपको शैम्पू भी बहुत माइल्ड, अगर आपने उसी दिन किसी वजह से करना पड़ा तो भी आपको बहुत ही लाइट जो है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू ना हो, वो वाला आपको यूज़ करना है। इसीलिए मैं आपको एक दिन पहले जो है सिर धोने की सलाह दे रही हूँ, बाल धोने की सलाह दे रही हूँ। तो उस दिन भी आप जिस दिन जाएंगे उस दिन भी आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वाले साबुन से नहीं नहाएंगे, या फिर जो आपका बॉडी वॉश होता है उससे नहीं नहाएंगे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला खुशबू वाला हो। खुशबू वाली कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। कोई ज्वेलरी नहीं पहनकर जानी है, क्योंकि आपको ऑपरेशन थिएटर में जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो आपको, क्योंकि कॉस्मेटिक से आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी पर असर पड़ता है, इसलिए कोई भी फेस पर क्रीम भी आपको बहुत ही माइल्ड लगानी है, जो कि आप में उसमें ज़्यादा परफ्यूम ना हो और वो आपकी बॉडी में, आप कोई भी फेस पे चीज़ लगाते हैं तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसलिए कॉस्मेटिक आपको पूरे जो है 15 दिन तक नहीं यूज़ करना है, ताकि आपकी जो है बेबी जो है उसकी सही से ग्रोथ हो सके और जो एम्ब्रियो उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ज्वेलरी तो आपको पहननी ही नहीं है। इसके अलावा जो है आपके साथ कोई हेल्पर होना चाहिए। हो सकता है ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर कोई लेडी आपके साथ में हो, क्योंकि अंदर जो है कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आपके साथ लेडी अगर नहीं है तो आपके जो अपने हस्बैंड को पहले ही बता कर रखें कि आपको अंदर आना पड़ सकता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर हील के सैंडल आपको नहीं पहनने हैं, फ्लैट्स पहनने हैं। मैं हील के सैंडल पहन कर चली गई थी और जो है मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो आपको जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है आपको हील के सैंडल नहीं पहनने हैं 15 दिन तक, बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लैट्स आपके जो है शूज़ होने चाहिए। और इसके अलावा आपको जब आप अंदर जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में, या फिर आपको वेटिंग में, जब बाहर जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर जो वेटिंग एरिया होता है उसमें आपको अंदर ले जाएंगे, ड्रिप वगैरह लगेगी, इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, तो फिर आपको वहाँ पर आपको नर्स से आपको ये पूछ के रखना है कि यहाँ पर पॉट अवेलेबल है नहीं, क्योंकि आपको बेड पे लेटे लेटे पॉट पे ही यूरिन पास करना है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। तो ये बात मुझे पता नहीं थी, तो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे उठ के जाना पड़ा था, क्योंकि उसके बाद वो कोई भी नहीं सुनता है, पेशेंट काफ़ी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बोल देना है नर्स को पहले ही। आप नर्स को थोड़ा सा पैसे भी दे सकते हैं। देखिए ये बात गलत है, बट ऐसा ही होता है। मैंने पैसे नहीं दिए थे तो उन लोगों ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया था। तो आप पहले ही नर्स से बात कर लेंगे, हो सके तो आप उसको कुछ पैसे का लालच भी दे सकते हैं, ताकि वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करे। और उसके बाद पॉट की ध्यान रख लेंगे और उसके बाद ब्लैंकेट वगैरह लेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर ठंड लग सकती है। कई बार एसी चलते हैं और मौसम ऐसा होता है कि आपको ठंड लगती है, तो इसलिए आप पहले ही ब्लैंकेट और उसको पॉट को नर्स के साथ बोल देंगे ये सब करने के लिए। बाकी अपने पास आप फ़ोन ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी नर्स को ही नर्स के थ्रू ही अपने हस्बैंड से बात कर सकते हैं। अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं कि ध्यान रखें, अंदर अगर आपको कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, आप हिलेंगे नहीं। जैसे ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है आपको सीधे लेटा रहना है और हो सके तो करवट ना लें। मैंने 2 घंटे तक लेटी थी मैं, अगर आप मेरा जानना चाहते हैं। नहीं तो डॉक्टर आधा से 1 घंटे तक आपको लेटने के लिए बोल सकते हैं। जब आप चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे, सीढ़ियों की बजाय आप लिफ्ट जो है अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे धीरे उतरेंगे या धीरे धीरे चढ़ेंगे सीढ़ियाँ, और ड्राइवर को बोलेंगे किसी भी स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी को उछालना नहीं है। तो उसके बाद आप घर आ जाएंगे, तो आप घर पे 20 आप जितना हो सकेगा उस दिन रेस्ट करेंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, हल्का खाना खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो दवाइयों और इंजेक्शन की वजह। दवाइयाँ अच्छे से समझ लेंगे। दवाइयाँ जो हैं सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, और 4 बार भी होती हैं कई बार दवाइयाँ। इंजेक्शंस जो है 1 दिन छोड़कर 1 दिन भी होते हैं, कई बार लगातार भी होते हैं। तो ये सारी बातें अपने डॉक्टर से पूछ लेंगे। आप डॉक्टर से ये भी पूछेंगे कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कौन सी दवाई लेनी है, फीवर है तो कौन सी दवाई लेनी है, और अगर आपको जो है ब्लॉटिंग हो रही है, गैस बन रही है, नोज़िया हो रहा है, तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। अगर आपको ब्लीडिंग या ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको क्या करना है। ज़्यादातर वो बता देते हैं कि अगर ब्लीडिंग होती है तो कौन सा इंजेक्शन लगवाना है। आप फ़ोन नंबर लेके रखेंगे कि अगर इमरजेंसी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो किस नंबर पे आपको डॉक्टर को बात करनी है। अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किसी और डॉक्टर ने किया है आपके अलावा, तो आप अपने डॉक्टर को कन्फर्म बता देंगे, मैसेज कर देंगे, या फिर उसका जो है कॉन्टैक्ट लेकर रखेंगे कौन से जो आपका डॉक्टर आपको बाद में फॉलो अप करेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। जब आप घर जाएंगे आपको
जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पूरे 15 दिन यानी कि 2 वीक्स वेट का जो होता है, 2 हफ्ते का टाइम, जब तक आपका टेस्ट ना हो जाए, उस टाइम पे आपको जो है पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। ज़्यादातर जो है ठंडा खाना खाना है। ठंडा मतलब टेम्परेचर ठंडा नहीं, गर्म तासीर का खाना नहीं खाना है, ठंडी तासीर का खाना खाना है। ठंडी तासीर का खाना खाना है। और जैसे कि गर्म तासीर की में क्या-क्या आता है, चने की दाल, राजमा, छोले, आपका चीकू, अनानास, पपीता, ये सब गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं। आपका जो है बथुआ, जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बिल्कुल नहीं खाना है आपको। बथुए को मिसकैरेज करने के लिए दिया जाता था पहले ज़माने में, तो आपको बथुआ नहीं खाना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने अपने आईयूआई के टाइम पे खा लिया था, तो मुझे ब्लीडिंग हो गई थी। तो इस तरीके से आपको ये सब करना है। चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर देनी है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बंद कर देनी है। फिर भी अगर आपको बिल्कुल नहीं रह सकते हैं चाय के बिना, तो आप आधा कप 1 कप चाय पूरे दिन में 1 कप ले सकते हैं। अगर आपको जुकाम या खांसी है, तो आप पहले से ही लिखवाएँगे। जुकाम खांसी तो ख़ैर बाद में ही पता लगेगा है या नहीं, तो लेकिन आप पहले ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन ही डॉक्टर या नर्स से लिखवाएँगे अगर खांसी जुकाम है तो कौन सी दवाई लेनी है। और ज़्यादातर मैं प्रेफ़र करूँगी कि वो दवाई ना लें। अगर आपको माइल्ड है तो आप स्टीम से ही उसको जो है ठीक करने की कोशिश करें। तो आप छींकने या खांसी से डरिए मत, आपके एम्ब्रियोज़ बाहर नहीं आएँगे। टॉयलेट जाने से आपके एम्ब्रियोज़ बाहर नहीं आएँगे। हिंदी टॉयलेट यूज़ करने पर भी आपके एम्ब्रियोज़ बाहर नहीं आएँगे। लेकिन फिर भी मैं एक रिकमेंड करूँगी कि आप जो है इंग्लिश जो है वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो आप एक सीट आती है जो कि आप हिंदी टॉयलेट के ऊपर यानी कि इंडियन टॉयलेट के ऊपर रख के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसकी आपको प्रैक्टिस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से काफ़ी दिन पहले से करनी होनी चाहिए। आप टॉयलेट वगैरह जाते टाइम, नहाते टाइम ध्यान रखेंगे आप फिसल के ना गिरें। आपको जब भी बाथ लेंगे, बहुत जल्दी बाथ लेंगे, बाथटब तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। जो भी काम करना है आपको बाथरूम में नहाना धोना जल्दी-जल्दी करेंगे, मतलब जल्दी-जल्दी करेंगे नहीं कि आप गिर पड़े, लेकिन मतलब कि आप शॉर्ट टाइम्स पे करेंगे सब कुछ। बहुत देर तक नहीं नहाना है, बहुत देर तक पानी में नहीं रहना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको ज़ोर नहीं लगाना है, दम नहीं लगाना है, डॉक्टर से कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेनी है। कई बार एनीमा भी लगाना पड़ता है, मुझे पिकअप के बाद एनीमा लगाना पड़ा था। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है सीधा डॉक्टर से बात करें, इधर-उधर से आप दवाइयाँ लेकर नहीं खाएँगे। अब बात करते हैं बेड रेस्ट कर सकते हैं या नहीं। देखिए, बेड रेस्ट आपको अगर डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो आपको करना है, नहीं तो आप भारी सामान को जो है भारी काम को अवॉइड करेंगे। भारी काम जैसे कि कपड़े की बाल्टी उठाकर छत पे चढ़ जाना, बकेट उठा के इधर-उधर चलना, या भारी चीज़ें गीले कपड़े उठाकर चलना, जो है आटा गूँद झाड़ू पोछा करना, ये सब आप अवॉइड करेंगे। इसके अलावा आप झुकेंगे नहीं, फर्श पर नहीं बैठेंगे, बैठकर पूजा नहीं करेंगे, बेड पे करना है जो करना है। और 1 घंटे से ज़्यादा एक ही पोजीशन में नहीं रहेंगी, जैसे कि बैठे रहना, खड़े बहुत देर तक खड़े रहना। बहुत देर का मतलब 1 से डेढ़ घंटा के बाद आपको जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी है। बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, चलिए फिरिए। अगर बहुत देर से खड़े हैं तो बैठ जाइए। तो एक ही पोजीशन में आपको 1 से डेढ़ घंटे तक से ज़्यादा नहीं बैठना या खड़े होना है। अगर आपका जॉब करते हैं तो जॉब में भी आप जो है सारा काम धीरे-धीरे करेंगे। ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं धीरे-धीरे करवाएँगे करेंगे। अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो धीरे-धीरे जाएँगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके ना करें। और अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ट्रैवल भी करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपको कहीं भी ज़्यादा जो है झटके ना लगें। अपने साइडों में पिल्लो लगाकर बैठेंगे, जो दोनों तरफ, अगर आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पेट का ध्यान रखेंगे। अगर आपके घर में पेट है तो आप उससे बिल्कुल दूर रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है। दूसरा, आपको कोई भी कच्ची चीज़ जैसे कि आपको स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, लेकिन उसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दें, ताकि आपके जो उसमें जर्म्स वगैरह हैं, वो जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो उसमें से मर जाएँ, क्योंकि वो कच्चा जो होता है वो थोड़ा सा हानिकारक होता है। अवॉइड करिए। अगर मुझसे अगर आप पूछे होंगे तो उसको चीज़ को थोड़ा अवॉइड करिए। आप चने को बॉयल करके खा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने, क्योंकि वो गर्म तासीर के होते हैं। तो जो भी अगर आपको लग रहा है गर्म तासीर की चीज़ें, तो उसे आप थोड़ी मात्रा में खाइए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ, आप थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको हफ्ते में 1 या 2 बार ले लो, एक आधी कटोरी ले लो। इस तरीके से अगर आपको ये है कि भाई प्रोटीन है, आयरन है इसमें, तो मुझे खाना चाहिए, तो आप इस तरीके से कम मात्रा में से ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको एक्सेसिव नहीं खानी है, चाहे वो ठंडी तासीर की या गर्म तासीर की, कोई भी एक्सेसिव नहीं खानी है। अच्छी तरह फलों को धोकर खाना है। हो सके तो उसको बेकिंग सोडा में थोड़ी देर डालकर रख दीजिए 5 से 7 मिनट तक, और फिर उसके बाद उसको पानी से नल के पानी से धोकर उसे आप खा सकते हैं फ्रूट्स को। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप उन्हें बहुत अच्छे से धोकर खाएँ गर्म पानी से। इसके अलावा आप जितना होगा अच्छा आप फाइबर डाइट लेंगे। फाइबर डाइट से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन से आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। बाहर का खाना तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, खासकर चाइनीज़ तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। 9 महीने तक आपको कभी खाना नहीं है। डिलीवरी के बाद भी जो है उसके बाद आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से बाहर का खाना आपको बिल्कुल बंद कर देना है और पॉजिटिव रहना है। अपने आप को जो है पॉजिटिव थॉट से बिल्कुल भर लेना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आनी चाहिए। बाकी मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको। गणेश मंत्र है, आप वो सुनिए। आप 555 टेक्निक कर सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, यानी कि आप हर चीज़ के लिए आप थैंक्स बोल सकते हैं। जो भी आपके घर में है कुछ देर के लिए आप जो है ग्रेटिट्यूड जो है
मतलब कि थैंक्स बोलिए गॉड को, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाती है और आपके जो है थैंक यू बोलने के चांस आपको यूनिवर्स और भी देता है।